महाराष्ट्र में अजित पवार की ओर से डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद एनसीपी भी टूटती हुई नजर आ रही है। अब अजित पवार की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि एनसीपी से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपनी एक नई टीम एनसीपी की बना ली है, जिसमें तमाम वो विधायक हो सकते हैं, तमाम वो विधायक नजर आ सकते हैं जो अभी भी अजित पवार के खेमे में माने जा रहे हैं, क्योंकि अजित पवार के साथ में 8 विधायकों ने शपथ ली थी और उनको तुरंत प्रभाव से शरद पवार की ओर से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बागी विधायकों को लेकर शरद पवार पहले से ही एक्टिव नजर आ रही हैं, तो वहीं वो विधायक जो अजित पवार के साथ बैठक में मौजूद रहे थे, अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने से पहले एक बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी तमाम जो विधायक थे वो मौजूद रहे थे, उनको भी पार्टी की ओर से, एनसीपी के शरद पवार की ओर से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी कि साफ है कि अजित पवार अभी भी पार्टी को लेकर मजबूती बनाए रखने के संकेत दे रही हैं, तो वहीं शरद पवार की ओर से अब बगावती विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अब ये पूरा मुद्दा लेकर शरद पवार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, क्योंकि शरद पवार की ओर से कई जो वकील हैं उनके साथ बैठकें हो रही हैं और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि अब एनसीपी को किस तरीके से बचाए रखना जरूरी है और बचाए रखा जा सकता है, क्योंकि एनसीपी वही पार्टी है जिसको 24 साल पहले शरद पवार ने उसका गठन किया था और अपने खून पसीने से पार्टी को महाराष्ट्र में एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया था, क्योंकि इससे पहले शरद पवार कांग्रेस के साथ में थे, लेकिन कांग्रेस में बगावती सुर होने के बाद उन्होंने एनसीपी का गठन किया था, जिसकी उत्तराधिकारी अभी तक सुप्रिया सुले मानी जा रही थी और इसी को लेकर खटापटक काफी दिनों से चाचा भतीजे यानी कि शरद पवार और अजित पवार के बीच में देखने को मिल रही थी। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते कहीं न कहीं अजित पवार की ओर से दोबारा से डिप्टी सीएम बनने का एक सपना देखा गया और वो दोबारा से बीजेपी के पास चले गए। हालांकि 2019 में भी अजित पवार बीजेपी के पास गए थे और आनन फानन में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली गई थी उनकी ओर से, लेकिन तब शरद पवार ने 48 घंटे के अंदर ही स्थिति को संभाल लिया था। उनकी पत्नी ने अजित पवार को समझाया था और कहीं ना कहीं ये आस दिलाई होगी, ये उम्मीद जगाई होगी कि आने वाले उत्तराधिकारी एनसीपी के वो ही होंगे, लेकिन जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले प्रफुल्ल पटेल को बना दिया जाता है और अजित पवार को कुछ भी नहीं मिलता है, उससे कहीं ना कहीं जो अजित पवार थे वो खफा चल रहे थे। पार्टी में कई जो मीटिंग्स होती थी उनको लेकर भी उन्हें लगता था कि उन्हें ज्यादा पूछा नहीं जा रहा है, तो अजित पवार अपना जो वर्चस्व था उसको बरकरार रखने के लिए उन्होंने बीजेपी का सहारा लिया, डिप्टी सीएम वो बने और अब जिस तरीके से अपनी नई टीम बना रही है एनसीपी, उसको लेकर भी अब ये देखना अहम होगा कि एनसीपी को लेकर जो अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि कौन से विधायक अजित पवार के खेमे में जाएंगे, कौन से विधायक शरद पवार के खेमे में जाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि डिप्टी सीएम जब से अजित पवार बने हैं तब से पार्टी 3 गुटों में बढ़ चुकी है। एक अजित पवार का गुट, दूसरा शरद पवार का गुट और तीसरा ऐसा गुट है जो अभी भी डमाडोल की स्थिति में है कि किधर जाए, इधर जाए या उधर जाए, क्योंकि कई एक्सपीरियंस नेता भी जुड़े हैं, तो कई युवा नेता जो मौका परस्त की राजनीति करने से भी नहीं चूकते हैं, वो भी इस तरीके के भी नेता हैं। अब शरद पवार के लिए भी ये काफी मजबूत करने वाली स्थिति है, बनाए रखने वाली स्थिति है कि अपने मौजूदा विधायकों को बनाए रखे। लेकिन अजित पवार की ओर से जैसे पहले ही कहा जा चुका है कि 40 के आसपास विधायक अभी भी उनके पास में है, 36 के आसपास विधायक भी उनके पास में है और वहीं शरद पवार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में दल बदल कानून के अधीन कार्रवाई होती है तो अजित पवार के पास कम से कम 36 विधायक होने जरूरी हैं और अगर अजित पवार के पास 36 विधायक अपने वो सिद्ध कर देते हैं तो एनसीपी अजित पवार की चली जाएगी। एनसीपी में अजित पवार का जो पक्ष है वो मजबूत हो जाएगा और बचे खुचे विधायक लेकर, क्योंकि अभी एनसीपी के पास टोटल 53 विधायक हैं, ऐसे में शरद पवार के पास ज्यादा जो विधायक हैं वो नहीं बच पाएंगे। ऐसे में ये देखना अहम है कि दोनों में से अब चाचा जीतते हैं या एक्सपीरियंसेबल शरद पवार जीतते हैं।
या जो अजीत पवार हैं उनकी जीत होती है, क्योंकि उन्हें बीजेपी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और बीजेपी भी इसी कयास में है कि आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन है उसी को देखते हुए ये पूरे जो समीकरण है वो बिठाए गए हैं। और दूसरी पार्टियां जो हैं, चाहे शिवसेना की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, मुंबई में, महाराष्ट्र में, वो भी अब एक्टिव नजर आ रही है अपने विधायकों को लेकर, क्योंकि बीजेपी की ओर से जिस तरीके से एनसीपी को तोड़ा गया है, कांग्रेस भी अपने विधायकों से 1-to-1 बातचीत कर रही है, मुलाकात कर रही है कि उन्हें भी डर है कि अब उनके विधायकों को भी तोड़ा ना जाए। ऐसे में बीजेपी अपनी चालें चल रही है, सियासी शतरंज में सभी जो सियासी पार्टियां हैं अपने अपने दांव चल रही हैं, लेकिन बाजी कौन मारेगा ये देखना काफी अहम रहेगा।